नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हम आपके गद्य विभाग से जो 5वां पाठ है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, इसके लेखक हैं शांति स्वरूप बौद्ध। शांति स्वरूप बौद्ध के लिखा हुआ पाठ बाबा साहेब अंबेडकर। अंबेडकर के बारे में जानते ही होंगे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर संविधान के रचयिता, संविधान जिसके विचारधाराओं पर खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे उनके जीवन से जुड़ी हुई ये पाठ जो है उस पे जाने से पहले थोड़ा सा हम लेखक परिचय जान लेते हैं डॉक्टर शांति स्वरूप बौद्ध के बारे में। तो इनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1949 यानी कि 1949 में फराज खान पुरानी दिल्ली के फराज खान नामक जगह पे इनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1949 में हुआ। आपकी माता गुरिया देवी तथा पिता पुरानी बुद्ध लाल हरिश्चंद्र मौर्य थे। इनके माता पिता के बारे में थोड़ा सा बहुत ही लंबा चौड़ा नाम है, थोड़ा याद रखने में मुश्किल होगी, पूछेंगे नहीं वैसे भी। आप जन्मजात प्रतिभाशाली होने के साथ साथ बौद्ध दम पर भारतवर्ष के लगभग सभी प्रमुख नगरों में दम प्रवचन दिया है। अर्थात बौद्ध धर्म के बारे में ये ज्यादा प्रभावित थे और उसके बारे में ज्यादा प्रचार किए हैं। आपने विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों की दम यात्रा भी की है। दम यात्रा यानी कि धर्म यात्रा मैं मानता हूँ, इसके बारे में कल आपको क्लियरेंस दे दूंगा कि दम किसे कहते हैं। मेरे अंदाज से धर्म यात्रा ही होगी। 21 वर्ष के सेवा काल के पश्चात आप सरकारी नौकरी को ठुकराकर सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक सुधार की क्रांति के लिए समर्पित कर दिया। अर्थात अपने आप को निछावर कर दिया एक तरह से। सरकारी नौकरी, आजकल सरकारी नौकरी कोई नहीं छोड़ता। रिटायरमेंट होने के बाद भी, रिटायरमेंट ऑर्डर आने के बाद भी काम करने के लिए तड़पता रहता है, क्योंकि सरकारी वेतन है बहुत मुश्किल से, बहुत ही आसान से मिलता है। तो उसको खाते हुए, उसको पीते हुए आराम से रहने वाले लोगों को उसके बिना रहना पॉसिबल नहीं है। इसलिए उसको रिटायरमेंट आने तक या रिटायरमेंट होने के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं कि और 2 साल धक्के लोगे के। लेकिन यहाँ पे देखिए, अपने 21 साल की सेवा के बाद उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को त्याग दिया और बाद में सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक सुधार के लिए अपने आप को निछावर कर दिया। आपकी सामाजिक एवं साहित्यिक सेवाओं के लिए अनेक संस्थाओं ने सम्मानित किया है। तो बहुत संस्थाओं ने सम्मानित किया है। आपकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं महाबोधि, राहुल सक्रत्यायन के महान पंडित हो सकते हैं, उनके बारे में। और बोध गया, सारनाथ, भीमजीवनी यानी कि भीमराव अंबेडकर के बारे में ये, अशोक, भगवान बुद्ध, महात्मा ज्योतिराव फुले एक सामाजिक सुधारक है, एक समाज को सुधार करने वाले व्यक्ति हैं, उनके बारे में। तो प्रस्तुत जीवनी डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के संघर्षपूर्ण जीवन का एक सजीव एवं मार्मिक चित्रण दिया है इसमें। उन्होंने जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी परिस्थितियों से भी जूझते हुए अपनी शिक्षा पूरी की। वंचित एवं पीड़ित समाज को जागरूक करने एवं अनेक अधिकारों के प्रति सचेत करना ही उनके जीवन का मूल था। किनका? अंबेडकर का मूल ध्येय था। अंबेडकर के मूल मंत्र शिक्षा, संगठन एवं संघर्ष से विद्यार्थियों को परिचित करवाने के हेतु इस पाठ का चयन किया गया है, ताकि आप भी समझ सकें कि शिक्षा का महत्व क्या है, संगठन का महत्व क्या है और संघर्ष का महत्व क्या है। तो आगे हम पाठ पर जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं पाठ की ओर। तो पाठ इस तरह से शुरू करते हैं। बौद्ध जी महापुरुष राजमहल में नहीं खेत खलियानों में भी जन्म लेते हैं।
तो यहाँ पे इनका कहने का अर्थ है कि महापुरुष या महातेजस्वी व्यक्ति केवल राजमहल में या बड़े बड़े घरों में ही नहीं बल्कि छोटे घरों में, एक सामान्य घरों में भी जन्म लेते हैं। खेत खलिहानों में मतलब गरीब जो खेती का काम, किसान का काम या किसी के घर में काम करता रहता है, ऐसे व्यक्ति के घर में भी महापुरुषों का जन्म हो सकता है। ऊंची जातियों में नहीं, वे कभी कभी निम्न जातियों में भी पैदा होते हैं। ऊंची जातियों में ही नहीं बल्कि कभी कभी निम्न जातियों में, यानी कि जिससे हम कुछ लोग तुच्छ मान गए हैं, हमारी एक तरह से तुच्छ भावना ही है वो, जो निचली जाति के तरह कुछ संबोधित करते हैं। उस समय जब ये अंबेडकर का समय था, उस समय बहुत ही ज्यादा एक तरह से बुरी बला कहते हैं ना, बुरी एक तरह से प्रचारण थी निचली जाति और ऊंची जाति कहकर, तो उस जाति में भी जन्म लेते हैं कौन? महापुरुष। इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए हमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जीवन चरित्र पर दृष्टि डालनी होगी। अगर इस बात पर जानकारी लेना है कि एक तुच्छ परिवार में जन्म लेने वाला या एक खेत खलिहान वाले घर में पैदा होने वाला महापुरुष कैसा होता है, वो जानने के लिए आपको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जीवनी पढ़नी होगी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 मतलब 14 अप्रैल 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? रामजी सूबेदार के घर में माता उनकी भीमाबाई की कोख से हुआ था। कई संतान थे इनके, आखिरी संतान के रूप में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम है भीमाबाई और पिता का नाम रामजी सूबेदार। सूबेदार यानी कि किसी इलाके का एक हवालदार कहिए या देखरेख रखने वाला एक व्यक्ति कहिए, उसको कहते हैं सूबेदार। तो उस समय रामजी सूबेदार महू नामक छावनी में सैनिक के पद पर थे। कहाँ पे? उस समय रामजी सूबेदार महू नामक एक नगर या ग्राम के छावनी में, छावनी यानी कि एक इलाके में सैनिक के पद पर नियुक्त थे। सूबेदार पद यानी कि सैनिक के पद पर नियुक्त थे। वे महाराष्ट्र की महार जाति से संबंध रखते थे। ये महाराष्ट्र में महार नामक एक जाति है, उस जाति से संबंध रखते थे। महार जाति महाराष्ट्र में अछूत मानी जाती है। ये जाति महाराष्ट्र के इलाकों में अछूत जाति मानी जाती है, यानी कि उनको छूना, उनके साथ बातचीत करना या मेलजोल बढ़ाना या उनको देखना भी एक तरह से अपराध या पाप समझा जाने वाला एक अछूत जाति माना गया है। ये इस जाति में इनका जन्म हुआ था। इस कारण महारों को सामाजिक अत्याचार, तरह तरह के बहिष्कार झेलने पड़ते थे। अर्थात आगे चलकर देखने को मिलेगा कैसे अत्याचार के बहुत सारे सामाजिक अत्याचार भुगतने पड़े और तरह तरह के बहिष्कार वो होते हैं जो एक उदाहरण देता हूँ आपको, समझ लीजिए। किसी व्यक्ति, निचली जाति का व्यक्ति ने गलती से ऊंची जाति के कुएं से पानी पी लिया। क्या किया उसने? निचली जाति के व्यक्ति ने ऊंची जाति के कुएं से पानी पी लिया, उनका ही रस्सी इस्तेमाल किया, उनका ही बिंदी इस्तेमाल किया। तो उसको क्या करेंगे? पहले तो खंभे से बांधेंगे, बाद में उस कुएं का सारा पानी निकालकर उसको साफ करेंगे, बाद में उसको एक यज्ञ यागादि करके पवित्र बनाएंगे। बाद में इस व्यक्ति को दंड अनुसार 100 कोड़े यानी कि चाबुक होता है ना, जो ज्यादातर घोड़ों पे मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं या जंगली जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं सर्कस में, वैसे चाबुक हुआ करते थे पहले। इसके क्या कहते हैं उसको,
चर्म यानी कि खाल के, तो उसके द्वारा 100 कोड़े उनके पीठ पर या जिस्म पर बरसाए जाते हैं, या फिर नियम अनुसार उनको गांव से बहिष्कृत दूर रखते थे। उनको कोई खाना नहीं देगा, कोई पीने नहीं देगा, कुछ भी नहीं, भूखे उनको बाहर ढके देते। ऐसे बहिष्कार की पद्धति हुआ करती थी उस समय। तो ये सब कुछ प्रकृतियां यहाँ पे दिखने को मिलेंगे आपकी। तो जन्म के समय डॉक्टर अंबेडकर का नाम भीमराव रखा गया था, क्योंकि माता का नाम भीमाबाई था, तो उनके नाम से भीमराव करके रखा गया। और रामजी सूबेदार भी एक तरह से राव संप्रदाय में आते हैं, तो भीमराव के रखा गया। मगर परिवार वाले उन्हें भीवा कहकर बुलाने लगे। यहाँ पे भीवा के दिया गया है, कन्नड़ की किताबों में भीमा के दिया गया है, तो दोनों ही सही है। तो भीवा कहकर पुकारने लगे। भीवा को बचपन से ही छूत-छात का कटु अनुभव सहन करना पड़ा। बचपन से ही इनको ये अनुभव करना पड़ा, क्योंकि बहुत से उल्लेख आते हैं, मैं आपको बाद में बारी बारी से सुनाता जाऊंगा। उन दिनों अछूतों के लिए मंदिरों कुएं की तरह पाठशाला में भी एक तरह से आना मना था। अछूतों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद थे, और साथ ही साथ जो गांव का कुआं था उसके पास भी आना एक तरह से मनाही था। तो साथ में साथ पाठशालाओं में भी अछूतों के लिए मनाही रखी गई थी। फिर भी भीमराव को पढ़ने लिखने की एक लालच देखिए इतनी थी कि वो इतने कठिनाई के बाद भी वो पढ़ने के लिए जाते थे। मगर सेना में इन सामाजिक नियमों की कठोरता में कुछ ढील थी। बहुत कठिनाई से ही सही, पर भीवा को सैनिक स्कूल में दाखिला मिल गया। बहुत कठिनाई से, वो जो भेदभाव नहीं था उसके कारण या बहुत ही मिन्नतें करने के बाद भी भीवा को सैनिक स्कूल में भर्ती करने का अवकाश मिला, और वहां पे वो दाखिल हो गए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इतना ही काफी नहीं है। किस तरह से दाखिल हुए, वहां पे किस तरह से बर्ताव हुआ उनके साथ, और कुओं से पानी क्यों नहीं लेना है। मैंने पहले उदाहरण बताया, कुएं का पानी डायरेक्ट वो नहीं पी सकते, बल्कि किसी और से कहेंगे तो वो लाकर पानी इस तरह से डालेंगे कि उनकी बिंदी जमीन पर रखी होगी और दूर से उसको उंड लेंगे पानी को, और जब तक पूरा पानी उनकी बिंदी में चला ना जाए तब तक कोई उसको पानी को छुएगा नहीं। बाद में फिर वापस जाने के बाद आकर वो बिंदी लेके जाना है। इस तरह से अछूतों के साथ व्यवहार होता था। तो मंदिरों के पास, उनके पास मंदिरों के अंदर तो प्रवेश नहीं है, मंदिरों के बाहर खड़े रहना है और दूर से ही भगवान के दर्शन करने हैं। ऐसे भी बर्ताव थे। तो प्रवेश तो हो गया, मगर सामाजिक भेदभाव छूत-छात ने भीवा का पीछा नहीं छोड़ा। वहां पे भी एक तरह से सामाजिक भेदभाव और छूत-छात का प्रक्रिया चालू था। बालक भीवा को अपने बैठने का टाट अपने साथ ही घर से लाना पड़ता था, क्योंकि एक बोलता मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। ये समझ लीजिए क्लासरूम है, यहाँ पे मेन डोर है जहां से एंट्री हो रही है, और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है। शिक्षक यहाँ पे पढ़ा है, बाकी सभी छात्र यहाँ पे बैठ रहे हैं, लेकिन भीवा और उसका भाई यहाँ पे आके बैठना है या तो यहाँ पे बैठना है। और वो भी अपने बैठने के लिए जो बिछौना होता है, क्योंकि क्लासरूम में सभी के लिए बिछौना होता है लेकिन इन दोनों के लिए नहीं होता है, इसलिए घर से ही लेके आना है और खुद बिछौना बिछाकर बैठना है। यहाँ पे या यहाँ पे बैठना है, इतने दूर। और वहां से ब्लैक बोर्ड नजर नहीं आता है, फिर भी कष्ट में रहकर भी इसको ध्यान से देखते हुए पढ़ाई करने का एक कामयाबी देखिए अम्बेडकर का रहा। पाठशाला में उन्हें कक्षा के भीतर अन्य विद्यार्थियों के साथ बैठने की मनाही थी। वे अपनी कक्षा के बाहर छात्रों की जूते के बीच दरवाजे के बाहर बैठते थे। यहाँ पे जहाँ पे बाकी छात्र जूते छोड़ा करते थे, वहां पे उनको बैठना पड़ता था, वहां पे बैठा करते थे, जहां से वो दरवाजे के जरिए से बोर्ड को झांककर, बोर्ड को देखते हुए अपनी पढ़ाई करते थे। सामाजिक अत्याचारों की निर्दयता देखिए कि भीमराव
को पानी के घड़े को भी छूने की इजाजत नहीं थी। यहाँ पे देखिए सामाजिक नियम कैसे थे कि क्लासरूम में, हर एक क्लासरूम के बाहर एक पानी का घड़ा रखा जाता था जिसमें से पानी लेकर पीना है, लेकिन इन दोनों के लिए नहीं। बाकी छात्र उसमें से पानी लेकर पी सकते हैं, लेकिन ये भीमराव और उनका भाई जिनके साथ वो पढ़ाई करते थे उनके लिए वो नहीं अलाउ नहीं था, यानी कि पानी उसमें से नहीं लेना है, बल्कि किसी अन्य छात्र से कहना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे भीमराव को पानी के घड़े को छूना इजाजत नहीं थी। कारण यह था कि अछूतों के छू लेने से घड़े का जल भ्रष्ट यानी कि मैला हो जाएगा। कारण चाहे कितनी भी प्यास लगे, बेशक प्यास के कारण प्राण ही क्यों ना चले जाए, मगर प्यासा अछूत घड़े से पानी लेकर नहीं पी सकता। भले ही उनको कितनी भी प्यास लगे, वो प्यास के कारण मर भी क्यों ना चाहे, लेकिन वो जाकर घड़े से पानी नहीं ले सकते, अछूत व्यक्ति नहीं ले सकता। किसी चपरासी की कृपा हो गई तो पानी मिल जाता। चपरासी अगर होता तो वो पानी उसको उनको पिला देता, ऊपर से पानी डालता, वो ऐसे हाथ पकड़कर पी लेते। अगर नहीं है तो पानी नहीं मिलता, नहीं तो घर आकर ही पानी पीना पड़ता। तो यहाँ पर देखिए कि घर और स्कूल के बीच की जो दूरी है वो इतनी नहीं है कि 1 घंटे में, आधे घंटे में हम घर पहुंच जाएं और पानी पीकर वापस आ जाए। ऐसा नहीं है कि मीलों दूर स्कूलें हुआ करती थी, बहुत दूर तक जाना पड़ता था, और इतनी दूर से वापस घर आना, वापस घर आकर फिर पानी पीकर जाना संभव नहीं था। इसलिए क्लासेस कहीं छूट ना जाए, शिक्षा कहीं छूट ना जाए, इस वजह से प्यासे रहकर ही उन्होंने शिक्षा धारण की। और चपरासी रहते वक्त ही उनको पानी मिलता, बाकी समय पे पानी नहीं मिलता। और कभी कभी अगर उनके मित्रों को पानी देने के लिए कहा भी जाए तो वो छेड़खानी करते, पानी देने के बहाने उनके सर पे या उनके कमीज पे पानी डालकर मजे लेते, लेकिन उनको पानी पीने के लिए नहीं देते। तो आगे की कहानी हम लेकर कल फिर उपस्थित होंगे। यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।